Hello children, I hope you all are well and safe at home. This is Vimlesh Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, कोटा। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण कनक पाठ्य पुस्तक का पाठ 15 जिसका नाम है क्रिया, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 108 ओपन कर लें। पढ़ती है, तो हमारा वाक्य आपको पूरा लग रहा है क्योंकि पढ़ती है क्या है? क्रिया। माँ क्या कर रही है? अखबार पढ़ने का काम कर रही है, पढ़ती है। अब दूसरा उदाहरण है, इसमें भी हम क्रिया लगाएंगे। आकाश में तारे चमक रहे हैं, तो हमारा वाक्य पूरा हो गया। चमक रहे हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि क्रिया के बिना हमारा वाक्य अधूरा है। जब हम क्रिया लगाते हैं तो हमारा वाक्य पूर्ण रूप से पूरा हो जाता है। तो बच्चों, अब हम इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि क्रिया की परिभाषा क्या है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में क्रिया की परिभाषा है उसको देखेंगे। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यहाँ पर दो चीजें हैं क्रिया की। पहला दिया है कि कुछ क्रियाएं की जाती हैं, जो हम करते हैं वो क्रियाएं की जाती में के अंतर्गत आता है, और कुछ क्रियाएं स्वयं होती हैं जो अपने आप होती है, उन्हें हम नहीं करते। तो हम इनका एक एक उदाहरण यहाँ पर जान लेते हैं। तो बच्चों, अब हम जो क्रिया होती है उसका एक उदाहरण ले लेते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ये क्रिया हो रही है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो ये क्रिया, इसमें क्रिया हो रही है और क्रिया स्वयं होती है। उसके लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक का ही ले रहे हैं कि सूर्य उदय हो गया है। सूर्योदय हो गया है। तो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये क्रिया कर रहे हैं, और सूर्योदय हो गया है, यहाँ पर क्रिया स्वयं हो रही है, इसे हम खुद नहीं कर रहे हैं। तो ये हमने जाने परिभाषा के अनुसार किस वाक्य में किसी क्रिया के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, अब हम जानेंगे धातु के बारे में कि धातु क्या होती है। सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा में कि धातु होती क्या है। तो बच्चों, यहाँ पर आप देखें अपनी पाठ्य पुस्तक में, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? हम धातु कहते हैं। अब हम जानेंगे क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर, और दूसरा है हमारा प्रयोग संरचना के आधार पर। तो सबसे पहले हम इसका अध्ययन करेंगे पहले का कि कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं। तो बच्चों, पहले भी हमने क्रिया में पढ़ा है कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सकर्मक और अकर्मक। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे अकर्मक क्रिया के बारे में। ये किसके आधार पर है? कर्म के आधार पर। अकर्मक क्रिया किसके बारे में जान रहे हैं हम? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं उसको हम जान रहे हैं, अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसकी परिभाषा क्या है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें कि अकर्मक क्रिया क्या होती है। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। आप इसकी परिभाषा को रेखांकित करते हुए चलिए। अकर्मक का अर्थ है कर्म के बिना, जिसमें कोई कर्म नहीं है, जिसमें कोई काम नहीं दिखाया गया है। जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता, कर्म की अपेक्षा ही नहीं होती, वह क्रिया अकर्मक होती है। उसमें सिर्फ क्या होता है? क्रिया होगी और कर्ता होगा, उसमें कर्म नहीं होगा, वही क्रिया क्या होगी? अकर्मक क्रिया होगी। तो हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हंसना है,
रोना है, आना है, जाना है। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। इसकी परिभाषा को आप रेखांकित करें कि जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसे आप रेखांकित कर लें। अब हम यहाँ पर इसके दो उदाहरण ले लेते हैं बच्चों। बच्चे दौड़ रहे हैं और पक्षी उड़ रहे हैं। बच्चे दौड़ रहे हैं, और इसका दूसरा उदाहरण हम यहां पे ले रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। पक्षी उड़ रहे हैं। अब हमारे पास जब इस तरह के वाक्य होते हैं तो हम कैसे पहचानें कि वो अकर्मक है या सकर्मक? तो हमारा क्या होता है, आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें कि क्रिया की पहचान करने के लिए अकर्मक क्रिया की हम कैसे पहचान करेंगे, उसके लिए हम उससे प्रश्न करते हैं। किससे? वाक्य से। यहाँ पर अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि जब हम इससे प्रश्न करते हैं, कर्म नहीं निकल कर आएगा तो वो अकर्मक क्रिया होगी। जैसे बच्चे दौड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, तो वो कौन सी क्रिया हुई बच्चों? अकर्मक क्रिया हुई। इसके आपकी पाठ्य पुस्तक में और भी उदाहरण दिए गए हैं। अब हम जानेंगे बच्चों सकर्मक क्रिया के बारे में कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। सबसे पहले सकर्मक क्रिया को जानने के लिए हमें उसकी परिभाषा जाननी होगी। सकर्मक क्रिया, इसके बारे में जान लेते हैं कि सकर्मक क्रिया क्या है। पाठ्य पुस्तक में देखें, सकर्मक का अर्थ होता है कर्म के साथ, यानी उस वाक्य में क्रिया भी है, कर्ता भी है और कर्म भी है। तो कर्म के साथ जिन क्रियाओं का कर्म होता है और जो क्रियाएं कर्म की अपेक्षा करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सकर्मक कहते हैं। वे सकर्मक होती हैं। इसकी परिभाषा को आप रेखांकित कर ले। जिन क्रियाओं के साथ कर्म होता है अथवा उन्हें कर्म की अपेक्षा होती है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। आप इसे रेखांकित अवश्य कर ले। आप इतना सा ध्यान रखें कि सकर्मक में कर्म होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसके दो उदाहरण ले लेते हैं। दो उदाहरण से हम जानेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है। तो पहला उदाहरण है, माली बाग सींचता है। माली बाग सींचता। सींचना आप जानते हैं ना इसका अर्थ? सींचता, माली बाग सींचता है। अब इसका दूसरा उदाहरण है, रोशन फल खा रहा है। रोशन फल खा रहा है। तो देखिए बच्चों, हमारे पास यहाँ पर दो वाक्य है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जब इन वाक्य से प्रश्न करेंगे और इसका जब उत्तर हमारे पास कर्म के साथ आता है तो वो क्या होगा? अगर उत्तर निकल कर आता है तो वो सकर्मक क्रिया होगी। अब हम इन वाक्य से दोनों से प्रश्न करते हैं। माली बाग सींचता है। अब मैं इससे प्रश्न करती हूं कि माली क्या सींचता है? बाग। तो यहाँ पर हमारा उत्तर निकल कर आया, बाग सींचता है। वो क्या काम कर रहा है? वो क्या कर्म कर रहा है? बाग सींचने का काम कर रहा है। रोशन फल खा रहा है। मैं इस वाक्य से प्रश्न करती हूँ कि रोशन क्या खा रहा है? उत्तर निकल कर आता है फल खा रहा है। तो वो कर्म कौन सा कर रहा है? फल खाने का कर्म कर रहा है। तो हमारी यह कौन सी क्रिया हो गई? सकर्मक क्रिया। अब हम जानेंगे प्रयोग के आधार पर, संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, उसके आधार पर हमारे 5 भेद होते हैं।
कौन कौन से हैं? सबसे पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा है हमारा संयुक्त क्रिया, संयुक्त यानी जोड़ना, नंबर 4 पर है हमारा नाम धातु क्रिया और नंबर 5 पर है हमारा बच्चों पूर्वकालिक क्रिया। अब हम इनका एक एक करके विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे सामान्य क्रिया क्या होती है। आप इसको पाठ्य पुस्तक में इसकी परिभाषा देख लें कि सामान्य क्रिया क्या होती है। जब वाक्य में एक ही क्रियापद का प्रयोग होता है यानी एक ही क्रिया होती है तो वह क्रिया सामान्य क्रिया कहलाती है। तो इसका हम यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं कि दादी माँ ने पूजा की। इसका उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर, दादी माँ ने पूजा की। अब यहाँ पर हमारी एक ही क्रिया आ रही है की यानी करना, ठीक है। तो यहाँ पर सामान्य क्रिया हुई, दादी माँ यहाँ पर करता है। अब हम इसका दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, तोता अमरूद खाता है। दूसरा उदाहरण है इसका, तोता अमरूद खाता है। तो यहाँ पर भी सामान्य क्रिया है, खाता है। तो ये हमारा जो रचना के आधार पर, संरचना प्रयोग के आधार पर जो सामान्य क्रिया है उसके दो उदाहरण हुए। ये जिसमें सामान्य क्रिया होती है, एक क्रियापद होता है तो वो क्या होती है? सामान्य क्रिया। अब हम इसके जो दूसरा उदाहरण है प्रेरणा, इसका जो दूसरा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया, इसके बारे में जानेंगे। इसकी परिभाषा पहले हम पाठ्यपुस्तक से देख लेंगे। जब वाक्यों में कर्ता कार्य को स्वयं न करके यानी अपने आप नहीं करके दूसरों को करने की प्रेरणा देता है यानी दूसरों से करवाता है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होती। अब यहाँ पर हम इसके उदाहरण जानेंगे। उदाहरण के द्वारा हमें स्पष्ट हो जाता है कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। तो हमारा बच्चों उदाहरण है, अध्यापक छात्र को पढ़ाता है। हमारा जो पहला उदाहरण है इसका, अध्यापक छात्र को पढ़ाता है। छात्र को पढ़ाता है। तो बच्चों आप यहाँ पर देखिए, अध्यापक भी क्रिया कर रहा है और छात्र भी क्रिया कर रहा है, दोनों इस क्रिया में शामिल हैं, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा उदाहरण है इसका कि हम धोबी से कपड़े धुलवाते हैं। हम धोबी से कपड़े धुलवाते हैं। पर यहाँ पर हमारे जो दो वाक्य हैं इसमें थोड़ा सा अंतर है। अध्यापक छात्र को पढ़ाता है, अध्यापक और छात्र दोनों क्रिया में सम्मिलित हैं। और यहाँ जो हमारा दूसरा है, हम धोबी से कपड़े धुलवाते हैं, तो यहाँ पर हम स्वयं काम नहीं कर रहे, हम धोबी से कपड़े धुलवाने का काम कर रहे हैं, हम दूसरे से काम करवा रहे हैं, दूसरे से कार्य करवा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। इसके जो दो प्रकार दिए गए हैं आपकी पाठ्य पुस्तक में, तो पहला है प्रथम प्रेरणार्थक और दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक। यहाँ पर मैंने दोनों के एक एक वाक्य ले लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है कि इसमें कर्ता स्वयं कार्य में
सम्मिलित होता है और सम्मिलित होकर वो कार्य करने की प्रेरणा देता है, तो वहां पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी, जिसका उदाहरण यहाँ पर ये है कि अध्यापक छात्र को पढ़ाता है। जैसा कि मैंने आपको अभी पहले भी समझाया कि छात्र और अध्यापक दोनों यहाँ पर क्रिया कर रहे हैं। इसका जो दूसरा प्रकार है कि द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसमें कर्ता स्वयं कार्य में सम्मिलित न होकर दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देता है। जैसे कि हमारा ये दूसरा उदाहरण है, हम धोबी से कपड़े धुलवाते हैं। हम स्वयं काम नहीं कर रहे, हम दूसरे से काम करवा रहे हैं, दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो बच्चों, मुझे आशा है कि ये प्रेरणार्थक क्रिया समझ में आ गई होगी। अब हमारा जो इसका तीसरा भेद है वो है संयुक्त क्रिया। अब हम इसके बारे में जानेंगे। संयुक्त क्रिया क्या है? जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक पूरी क्रिया बनती है, या दो क्रियाएं, जब किसी वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर एक पूरी क्रिया बनाती है, तो उस क्रिया को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी उसमें दो क्रियाएं होती हैं। तो देखिए, अब हम इसके उदाहरण के द्वारा ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसका उदाहरण है, आज सुबह से वर्षा हो रही है। इसका उदाहरण है, आज सुबह से वर्षा हो रही है। तो होना और रहना दोनों दो क्रियाएं हैं यहाँ पर, होना और रहना। इसका जो हमारा दूसरा है उदाहरण देख लेते हैं। बच्चा दौड़ रहा है। बच्चा दौड़ रहा है। तो बच्चों, इसमें भी आपको दो क्रियाएं दिखाई दे रही हैं, दौड़ से दौड़ना और रह से रहना। तो संयुक्त क्रिया हो गई। पहले वाक्य में क्या हो रहा था? होना और रहना। बच्चा दौड़ रहा है, दौड़ना और रहना। तो यहां पर होगा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। अब जो इसके अगली क्रिया है वो है बच्चों नाम धातु क्रिया। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि नाम धातु क्रिया क्या होती है। तो अपनी पाठ्य पुस्तक में इसे देखें। जो क्रियाएं विकारी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अनुकरण वाची शब्दों के साथ प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। तो आप इसे रेखांकित कर लें। अब हम यहाँ पर इसके उदाहरण लेंगे। इसका उदाहरण है, हिंदी में विदेशी शब्दों को अपनाने की क्षमता है। हिंदी में विदेशी शब्दों, विदेशी शब्द जानते हैं आप? विदेशी शब्दों को अपनाने की क्षमता है। शब्दों को अपनाने की क्षमता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे कि हमने जाना कि संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम ये शब्द इसमें होते हैं। तो यहाँ पर हिंदी में विदेशी शब्दों को अपनाने की
क्षमता है। यहाँ पर अपना जो क्या है, सर्वनाम शब्द है, तो इससे जो सर्वनाम शब्द है उससे क्या शब्द बना, अपनाने, नाम धातु क्रिया बनी है। इसके और भी उदाहरण आपकी पाठ्य पुस्तक में है, जैसे पिता ने पुत्र की पीठ थपथपाकर उसे शाबाशी दी। तो यहाँ पे थपथपाना क्या है, नाम धातु क्रिया है। नाम से अर्थ है कि सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण शब्दों से जो क्रिया बनती है उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं, जैसे हमने इस उदाहरण के द्वारा जाना। तो अब इसके बाद अब हम जानेंगे बच्चों, कुछ शब्द हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, जैसे संज्ञा शब्द हैं, जैसे दिया गया है झूठ, तो अब इसकी नाम धातु क्रिया बनी झुठलाना। हाथ से हथियाना, गांठ से गठियाना। अब अगला है जैसे सर्वनाम, जैसे कि यहाँ पर आया अपना सर्वनाम शब्द है, तो इससे क्या क्रिया बन गई, अपनाने। और भी उदाहरण है इसके, मैं से मिमियाना। तो बच्चों इसी तरह से नाम धातु क्रियाएं बनती हैं, जिसका उदाहरण ये आपके सामने प्रस्तुत किया है। जो हमारी अगली क्रिया है वो है पूर्वकालिक क्रिया। सबसे पहले हम इसे परिभाषा के आधार पर जानेंगे कि पूर्वकालिक क्रिया होती क्या है। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें कि पूर्वकालिक क्रिया क्या है। पूर्व यानी होता है पहले, और क्रिया आप जानते हैं जब हम कोई कार्य करते हैं वो क्रिया होती है। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आप इसे रेखांकित करते हुए चलिए। इसके उदाहरण हैं, जैसे भालू का नाच देखकर, हमारा उदाहरण है भालू का नाच देखकर बच्चे हंसने लगे। बच्चे हंसने लगे। इसका हम एक दूसरा उदाहरण और ले लेते हैं। गौतम गृह कार्य करके खेलने गया। गौतम गृह कार्य, गृह कार्य का अर्थ जानते हैं ना आप, गृह कार्य करके खेलने गया। गया। अब हमारे पास यहाँ पर दो उदाहरण हैं, पहला और दूसरा। पूर्वकालिक यानी पहले की क्रिया। अब देखिए, भालू का नाच देखकर बच्चे हंसने लगे। दो क्रियाएं हैं यहाँ पर। पहले तो उन्होंने क्या किया, देखने का काम किया, देखकर पूर्वकालिक क्रिया है। हंसने लगे, हंसना यहाँ पर हंसने लगे दूसरी क्रिया है। पहले क्रिया उन्होंने क्या की, भालू का नाच देखा। दूसरी क्रिया क्या हुई, हंसने लगे। तो पहली जो क्रिया है वो पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो हमारे पास जो पूर्वकालिक क्रिया है वो है देखकर। अब हमारा जो दूसरा उदाहरण है वो है गौतम गृह कार्य करके खेलने गया। तो पहली क्रिया उसने क्या की, गृह कार्य करके। तो यहाँ पर जो हमारा करके है वो पूर्वकालिक क्रिया है, करके, और फिर उसने क्या किया, खेलने गया। फिर वो गया यानी चला गया। तो करके जो हमारा है वो क्या हुई, पूर्वकालिक क्रिया। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये क्रिया के बारे में, क्रिया के भेद और उनके भी जो उपभेद हैं उनके बारे में अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम इनके कुछ अभ्यास प्रश्न भी कर लेते हैं। तो बच्चों अब हम इसके कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया का उचित रूप लिखिए। तो हमारा जो पहला वाक्य है वह है, मोहित की स्कूटी साइकिल से, खाली स्थान,
गिर गई। तो यहाँ पर टक्कर, जो क्रिया शब्द यहाँ पर टक्कर शब्द दिया गया है, तो इसका हमें क्रिया बनाना है, उचित रूप लिखना है कि टक्कर शब्द किस तरह से हमारा वाक्य में आएगा। तो मोहित की स्कूटी साइकिल से टकराकर गिर गई। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 का क है, उसके रिक्त स्थान में आएगा क्रिया शब्द टकराकर। टकराकर, टक्कर से क्या बना? टकराकर। हमें वाक्य के अनुसार उस क्रिया को बदलकर लिखना है, शब्द को उसके अनुसार ही लिखना है। अब जो इसका दूसरा अभ्यास प्रश्न है, ख नंबर, महेश नाई से बाल डैश है। अब यहाँ पर क्रिया शब्द क्या दिया है? काटना। तो हमारे जो वाक्य के अनुसार क्या होगा? कटवाता है। तो महेश नाई से बाल कटवाता है। तो ख में क्या आएगा? कटवाता है। कटवाता है, तो कटवाता आएगा, रिक्त स्थान में कटवाता शब्द आएगा। अब जो इसका अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित वाक्यों में आए क्रियापद को छांटकर लिखिए। अब हमें यहाँ पर क्रियापद छांटने हैं। हमारा जो वाक्य है वो है, लोमड़ी ने कहा अंगूर खट्टे हैं। लोमड़ी ने कहा अंगूर खट्टे हैं। खट्टे हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्रियापद बताना है कि कौन कौन से क्रियापद हैं। तो एक तो कहा क्रियापद है, इसमें क्रिया हो रही है, और है हमारा क्रियापद है। इसका जो दूसरा उदाहरण है वो है, शेर की दहाड़ सुनकर बच्चे डर गए। शेर की दहाड़ सुनकर बच्चे डर गए। तो यहां पर देखेंगे कि क्रियापद कौन से हैं। तो सुनकर, सुनना क्रिया है, सुनकर। बच्चे डर गए, डरना क्रियापद है। तो इसकी जो सहायक क्रिया है वो डर के साथ गए भी आएंगे। तो इस वाक्य में सुनकर क्रियापद है और डर गए क्रियापद है। तो अन्य उदाहरण आप स्वयं करें। अब हम प्रश्न नंबर 8 पर आएंगे। आप अपनी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न नंबर 8 ओपन करें। हमारा प्रश्न 8 है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाएं छांटकर लिखिए और बताइए कि प्रेरणार्थक है अथवा नाम धातु है। तो यहाँ पर हमारा जो पहला वाक्य है वो है, मुझे घर बनवाना है। हमारा इसका प्रश्न नंबर 8 है, मुझे घर बनवाना है। तो बच्चों यहाँ पर हमें पहले तो क्रियापद छांटना है। तो बनवाना है यहाँ पर हमारा क्रिया शब्द होगा। अब ये कौन सी हैं? हमें सिर्फ इसमें दो ही देखने हैं, प्रेरणार्थक है या नाम धातु है। तो हमने अभी पाठ में पढ़ा था कि प्रेरणार्थक क्रिया भी दो होती है, जिसमें
जो कहने वाला है वो भी क्रिया में शामिल होता है, और दूसरे में द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या होता है कि दूसरे से कार्य करवाया जाता है। तो यहाँ पर मुझे घर बनवाना है, वो घर जो बनवाने का काम किसी और से करवाना है तो वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये पूछा है कि प्रेरणार्थक क्रिया है या नाम धातु, तो कौन सी क्रिया हो गई, प्रेरणार्थक क्रिया। इसकी हो गई प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि दूसरे से कार्य करवा रहे हैं। अब हमारा जो इसका दूसरा उदाहरण है, ख नंबर पे, मिठाई पर मक्खियां भिन भिना रही हैं। मिठाई पर मक्खियां भिन भिन आ रही हैं। भिना रही हैं। तो बच्चों पहले तो हमें इसमें क्रियापद को छांटना होगा। तो इसका जो क्रियापद है वो होगा भिन भिना रही है, ये तो हमारा क्रियापद हो गया। अब ये कौन सा है, ये है बच्चों नाम धातु क्रिया। भिन्न भिन्न शब्द से बना है यहाँ पे भिन भिनाना। यहाँ पर इसका उत्तर मैं यही लिख देती हूँ, नाम धातु क्रिया है। तो इसका क्रियापद है भिन भिना रही है और नाम धातु क्रिया। ये कौन सी क्रिया है, नाम धातु क्रिया। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको क्रिया अच्छे से समझ में आई होगी। इसके हमने कुछ अभ्यास प्रश्न भी किए हैं, आप अपनी तरफ से एक बार अध्ययन और कर लें। धन्यवाद।